स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेमेस्टर एग्जाम में। आज का जो टॉपिक है वो है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ क्या है? स्टार्क आइंस्टीन लॉ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। क्या होता है स्टार्क आइंस्टीन लॉ, इसके नियम, इसके एप्लीकेशन, इसका पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इसका डिफिनेशन देख सकते हैं क्या है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अनुसार वन मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब वन फोटोन, यानी कि जो एक अणु क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, और वन फोटॉन मतलब एक फोटॉन को, ऑफ लाइट, लाइट के फोटॉन को, एंड बिकम्स, और बिकम्स मतलब कि बिकम्स एक्टिवेटेड टू, यानी कि क्या करता है, एक्टिवेटेड एनर्जी को क्या करता है, अंडर गो एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब कि जो एक मॉलिक्यूल है वो एक फोटॉन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और क्या करता है, वह अणु को उत्तेजित करता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण क्या हो सके। यानी कि क्या है, प्रकाश का प्रत्येक फोटॉन केवल एक अणु द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे वह अणु उत्तेजित मतलब एक्टिवेटेड हो सके और प्रकाश संश्लेषण क्या करने योग्य बन जाए। ठीक है, यही इसका सीधा का सीधा मतलब है। ठीक है, फिर इसका आता है मुख्य बिंदु क्या है। इसके मुख्य बिंदु क्या है, मतलब कि मुख्य बिंदु, इसे फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ। ठीक है, और एक फोटॉन क्या करता है, केवल एक, जो एक फोटॉन है वो सिर्फ एक अणु अवशोषित करता है, यानी फोटॉन की ऊर्जा जो होती है सिर्फ एक अणु ही क्या करता है, अवशोषित करता है और अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, फोटॉन को अवशोषित करने के बाद, यानी जो फोटॉन है उसको अवशोषित करने के बाद अणु जो होता है उत्तेजित अवस्था मतलब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और रासायनिक क्रिया करने लगता है। उत्तेजित अणु आगे चलकर प्रकाश रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या करता है, कुछ भी कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं क्या है, जब क्लोरीन गैस मतलब Cl2 पर प्रकाश डाला जाता है, यानी कि जब क्लोरीन गैस पर प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, एक फोटॉन को अवशोषित करके, यानी जो क्लोरीन गैस है, यानी कि एक फोटॉन को अवशोषित करके क्लोरीन का एक अणु, क्लोरीन होता है उसका एक अणु उत्तेजित होकर होता है, और उसके बाद अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे कि Cl2 प्लस HNU, मतलब HNU का एक फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, HNU जो होता है एक फोटॉन, जो E बराबर होता है, क्या होता है, E बराबर जो होता है EH न्यू होता है। ठीक है, ये प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक है, तो जब Cl2 HNU लेगा, यानी एक फोटॉन की ऊर्जा लेगा, तो क्या करेगा, 2Cl, यानी कि Cl परमाणु फ्री रेडिकल हो जाता है। ठीक है, एक Cl परमाणु ऊर्जा ले लेगा। ठीक है, और यहाँ क्या, यहाँ एक फोटॉन क्या करता है, एक Cl2 और टूटकर जो दो फ्री रेडिकल में बना लेता है। ठीक है, जो आगे चेन रिएक्शन शुरू करते हैं, समझ गए होंगे। फिर क्या आता है, क्वांटम इनर्जी मतलब क्वांटम दक्षता क्या चीज होती है। व्यवहार में हर अवशोषित फोटॉन एक क्या करता है, उत्पाद मतलब कि अणु नहीं बनाता है। व्यवहार में हर अवशोषित फोटॉन, यानी जो फोटॉन होता है अवशोषित किया जाता है, वो एक अणु उत्पाद नहीं बनाता है। यानी कि क्या करता है, हर अवशोषित फोटॉन एक उत्पाद अणु नहीं बनाता है। ठीक है, इसलिए क्वांटम इनर्जी जो फाई होता है, अवधारणा प्रयोग होती है, क्या होती है, फाई बराबर होता है अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, कितने अभिक्रिया कर रहे हैं अणु जो होते हैं, कितने अणु अभिक्रिया कर रहे हैं उनकी संख्या, उसके बटे में क्या होता है, अवशोषित फोटॉनों की संख्या, कितने फोटॉन अवशोषित हुए, उसका जो रेशियो होता है वही क्वांटम यील्ड होता है। ठीक है, ये क्वांटम दक्षता कहते हैं। अगर जो फाई का मान एक के बराबर है तो नियम आदर्श रूप से पालन करेगा। ठीक है, अगर फाई का मान एक से कम है तो क्या होगा, कुछ ऊर्जा उष्मा यानी हीट या प्रतिदीप्त मतलब कि फ्लोरोसेंस के रूप में नष्ट हो जाती है, यानी कुछ ऊर्जा होती है उष्मा या प्रतिदीप्त के रूप में नष्ट हो जाती है। फिर आता है, अगर फाई ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे H2 और Cl2 की अभिक्रिया, जहाँ फाई लाखों तक हो सकता है। ठीक है, फिर आता है इसकी लिमिटेशन, यानी कि लिमिटेशन सीमाएं कितनी है। सीमाएं क्या, यह नियम केवल लो इंटेंसिटी प्रकाश के लिए सही बैठता है, यानी प्रकाश की इंटेंसिटी मतलब कितनी हो चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हाई इंटेंसिटी है जैसे कि लेजर पर एक अणु एक साथ दो फोटॉन भी अवशोषित कर सकता है, यानी लेजर, अगर लेजर का प्रकाश होगा तो एक अणु दो फोटॉन भी अवशोषित कर लेगा, जो इस नियम के विरुद्ध है। ठीक है, यानी कि फिर आता है, यह नियम केवल प्राइमरी प्रोसेस मतलब प्राथमिक प्रक्रिया पर लागू होता है, सेकेंडरी रिएक्शन पर लागू नहीं होता, सिर्फ प्राथमिक रिएक्शन पर ही लागू होता है। फिर आता है इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस क्या क्या है। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि फोटोसिंथेसिस, फिर आता है फोटोग्राफी में आता है, फिर लेजर रसायन में इसका प्रयोग होता है, जिसको लेजर केमिस्ट्री कहते हैं, सोलर सेल में आता है, और विभिन्न फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी इसका प्रयोग होता है। ग्रोथस-स्टापर लॉ और स्टार्क आइंस्टीन लॉ में अंतर क्या है, ये देख सकते हैं आप लोग। कथन, प्रकृति मतलब
कथन क्या है, केवल अवशोषित प्रकाश से अब क्या करता है, ग्रोथर ट्रापल लॉ में क्या होता है कि जो अवशोषित प्रकाश होता है वही अभिक्रिया करता है। लेकिन स्टार कांस्टेंट लॉ में क्या होता है, एक फोटॉन एक अणु सक्रिय करता है, यानी एक फोटॉन की ऊर्जा लेकर एक अणु सक्रिय हो जाता है और अभिक्रिया करता है। प्रकृति किस कैसी होती है, ग्रॉथर ट्रापल लॉ की प्रकृति कैसी गुणात्मक होती है और स्टार कांस्टेंट लॉ की प्रकृति कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। फोकस फोकस क्या था, ग्रोथर ट्रापल लॉ अवशोषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और इसमें अवशोषण अणु का अनुपात, ठीक है। फिर सीमा क्या है, बता यानी कि बताता नहीं कि कितना अवशोषित प्रकाश उपयोगी है या नहीं, यानी ग्रोथर ट्रापल लॉ यह नहीं बताता है कि कितना अवशोषित प्रकाश उपयोगी है। और जो स्टार कांस्टेंट लॉ है वो क्वांटम मिनट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। याद रखते हैं कि ट्रिक देखते हैं क्या ट्रिक, तो ग्रॉसर ट्रापल लॉ में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन आवश्यक है, यानी कि प्रकाश का एब्जॉर्प्शन बहुत ही आवश्यक है। और स्टार कांस्टेंट लॉ में क्या था, एक फोटॉन एक मॉलिक्यूल, एक फोटॉन की ऊर्जा एक मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है। यही दोनों नियम थे, बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ आ गए होंगे, मुझे आशा है। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।